जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते चंद महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जो सस्पेंस कायम था, वो सस्पेंस बुधवार की शाम को खत्म हो गया जब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया। और इस फैसले से ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। झटका दो तरीके से लगा। एक तो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से स्पीकर के सामने याचिका रखी गई थी कि शिंदे गुट के 16 विधायकों को, जिसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल थे, उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी जाए। और दूसरा ये कि विधानसभा में अब शिंदे गुट की शिवसेना को ही स्पीकर ने असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दे दी है। स्पीकर ने करीब 2 घंटे तक अपना फैसला पढ़ा। हालांकि यह सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट ही था उनके फैसले का। पूरा फैसला 1200 पन्नों से ज्यादा का है, लेकिन उसका निचोड़ उन्होंने पढ़कर सुनाया। और फैसला सुनाने से पहले उन्होंने ये बात कही कि देखिए, उनके सामने ये सवाल था कि पहले तो ये तय करना कि आखिर असली शिवसेना कौन सी है विधानसभा के पटल पर, और फिर उसी के आधार पर उनको आगे ये तय करना था कि क्या एकनाथ शिंदे गुट के विधायक उनको अयोग्य किया जाना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट की ओर से उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को भी अयोग्य किए जाने के लिए याचिका दायर की गई थी। तो क्या ठाकरे गुट को भी के विधायकों को भी अयोग्य किया जाना चाहिए? तो इस पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। और फैसला सुनाते वक्त उन्होंने ये बताया कि देखिए, मैंने 3 प्रमुख बातों को ध्यान में रखा जब मैंने पूरे मामले की सुनवाई की। और फैसला सुनाते वक्त पहली बात मैंने ये देखी कि शिवसेना का संविधान क्या कहता है, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने ये देखी कि शिवसेना का नेतृत्व क्या है, शिवसेना का नेतृत्व किसके पास है, ये दूसरा अहम सवाल था जो उन्होंने टटोला। और तीसरा यह था कि विधानसभा में किस गुट की ताकत ज्यादा है, किस गुट का संख्या बल ज्यादा है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अब जब ये पूरा हम उनका फैसला सुनते हैं तो उसके बाद में कुछ 5 ऐसी गलतियां सामने निकल कर आती हैं उद्धव ठाकरे गुट की ओर से की गई, जिससे यह पता चलता है कि उद्धव ठाकरे की नैया कैसे डूबी। तो 5 कौन सी गलतियां हैं, आइए जानते हैं। तो स्पीकर की नजर में पहली बड़ी गलती यह है कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी और पार्टी के संविधान से खुद को ऊपर रखा। उन्होंने जो उन्हें पसंद नहीं आया उसको निकाल दिया। लेकिन यह कोई तरीका नहीं होता है। वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने वाले देश में अपनी पार्टी चला रहे हैं, और ऐसे में पार्टी को भी लोकतांत्रिक तरीके से ही व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही आर्बिट्री ढंग से उद्धव ठाकरे फैसले ले रहे थे, जिसमें कि उनके फैसलों पर पार्टी की मोहर नहीं लगी हुई थी। तो ये एक बात उद्धव ठाकरे के खिलाफ गई, और ये उद्धव ठाकरे की गलती थी। स्पीकर ने यह कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एकनाथ शिंदे पसंद नहीं है तो आप उनको निकाल दें, ऐसा नहीं चलेगा। ठाकरे गुट की तरफ से दूसरी बड़ी गलती यह हुई कि उन्होंने अपना जो संशोधित संविधान है उसको चुनाव आयोग के पास पंजीकृत नहीं करवाया, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। दरअसल 1999 में जो शिवसेना का संविधान बना तो उसमें बदलाव किया गया, उसमें संशोधन किया गया साल 2018 में। लेकिन जो संशोधित संविधान था उसको चुनाव आयोग को दिया ही नहीं गया। अब स्पीकर का यह कहना है कि जब वो इस फैसले को सुना रहे थे तो फैसले पर आने के लिए उन्होंने पार्टी के संविधान को देखा। तो संविधान की कॉपी उनको कहां से मिली? चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो कॉपी मौजूद थी उसको उन्होंने रिफर किया, उसके आधार पर फैसला सुनाया। तो वो कॉपी थी 1999 की। लेकिन ठाकरे गुट की ओर से दलील दी जा रही थी कि 2018 का जो संविधान है, जो संशोधित संविधान है, उसको रिफर किया जाए। लेकिन वो संविधान तो चुनाव आयोग के पास था ही नहीं। तो ऐसे में नार्वेकर का कहना था कि उन्हें 1999 के संविधान को रिफर करना पड़ा, क्योंकि वही आधिकारिक तौर पर संविधान चुनाव आयोग के पास में मौजूद है। तो ये दूसरी गलती थी उद्धव ठाकरे गुट की। स्पीकर की नजर में तीसरी गलती ठाकरे गुट की यह थी जो कि पार्टी के नेतृत्व से जुड़ी हुई थी। स्पीकर का यह कहना है कि ना तो साल 2013 में ना साल 2018 में शिवसेना में चुनाव हुए और उद्धव ठाकरे चुने नहीं गए। तो यहां पर नेतृत्व का सवाल खड़ा हो जाता है कि जब उद्धव ठाकरे को चुना नहीं गया पार्टी प्रमुख के तौर पर, तो फिर कैसे उनको मान्यता दी जा सकती है? हालांकि शिवसेना का यह दावा है, बाद में शिवसेना ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें यह बताया गया कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख के तौर पर, पार्टी प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे को चुना गया था। और
उनको जो है बिना विरोध के चुना गया था, क्योंकि उनके सामने कोई और उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ था और ऐसे में उनके नाम की घोषणा कर दी गई पार्टी प्रमुख के तौर पर। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि आपने चुनाव तो करवा लिया, लेकिन क्या इसकी जानकारी आपने चुनाव आयोग को दी? आपने अपने घर के अंदर जो कुछ भी किया, लेकिन आप पार्टी चला रहे हैं तो जो एजेंसी है आपको उसको उसकी जानकारी तो देनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में तो लाना चाहिए था कि इस तरह से आपने चुनाव कराया है और पार्टी प्रमुख अब कौन है। तो यहां पर यह एक गलती की गई ठाकरे गुट की तरफ से। ठाकरे गुट की तरफ से चौथी गलती यह की गई कि एकनाथ शिंदे को हटाने का फैसला जो 21 जून को लिया गया था वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं लिया गया, वो एक प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं लिया गया। वो एक तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी मनमर्जी से कर दिया, यही माना जाएगा और ऐसे में इसको वैध नहीं माना जा सकता, इसको कानूनी नहीं माना जा सकता, इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। अगर एकनाथ शिंदे को हटाना ही था तो फिर उसके लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए था राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, जो कि फॉलो नहीं की गई और यह बात भी उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ गई। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पांचवी गलती यह की गई कि जो व्हिप जारी किया गया उनके गुट की ओर से, वो व्हिप कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए नहीं जारी किया गया। लेकिन यहां पर एक और बात स्पीकर ने कही, उनका कहना है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी है। तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे ने जिसको व्हिप नियुक्त किया था वो तो अवैध था, सुरेश प्रभु, वो एक अवैध तरीके से उनको जो है नियुक्त किया गया व्हिप के तौर पर, क्योंकि असली शिवसेना की मान्यता तो दे चुके हैं एकनाथ शिंदे को स्पीकर नार्वेकर। लेकिन उनका यह कहना है कि चलिए मान भी लें कि आपका व्हिप ही सही है, आपके व्हिप को अगर मान्यता दे भी देते हैं तब भी यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या आपने व्हिप जारी करने की प्रक्रिया पूरी की? सही प्रक्रिया से आपने व्हिप को जारी नहीं किया। और दूसरी बात यहां पर उन्होंने यह कही कि आप इस आधार पर 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं कि इन्होंने व्हिप जारी करने के बावजूद भी आपकी एसएलपी की, आपकी पार्टी की बैठक में ये लोग शामिल नहीं हुए। तो उनका कहना है कि इस आधार पर उनको अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता। अगर उन्होंने आपकी बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया है, शामिल नहीं हुए हैं, तो उनके खिलाफ आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, उनको आप एक्सपेल कर सकते हैं, उनको आप सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उनको अयोग्य करने की बात आप नहीं कर सकते। वो हो सकता है डिसेंट की वजह से हो, वो आपकी किसी बात का विरोध कर रहे हो, इसके लिए आपकी बैठक में नहीं शामिल हुए हों और ऐसे में उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है, अधिकार है उनके पास में, तो उसके तहत प्रोटेक्टेड हैं। तो ऐसे में विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। तो ये वो 5 कारण थे जिनकी वजह से ठाकरे गुट को झटका लगा, ठाकरे गुट की नैया डूबी। हालांकि ठाकरे गुट का कहना है कि ये एक तरह से मैच फिक्सिंग थी और पहले से ही ऐसी आशंका थी कि कुछ ऐसा ही ऑर्डर स्पीकर नार्वेकर सुनाएंगे और लोकतंत्र की हत्या हुई है वो पहले से ही कहते आए हैं। तो फिर से एक बार ये कहा कि एक तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से चुनौती दी जाएगी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी क्या उद्धव ठाकरे को किसी प्रकार का फायदा पहुंचेगा? क्योंकि इसी साल अक्टूबर में सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उसके करीब महीने भर पहले आचार संहिता लग जाएगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और फैसला आएगा तब तक 5-6 महीने लग सकते हैं और ऐसे में तो लगभग एकनाथ शिंदे सरकार का कार्यकाल पूरा कर ही लेंगे। तो उद्धव ठाकरे का इसमें क्या फायदा होगा? आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या उद्धव ठाकरे का सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई फायदा हो सकता है और इस मामले में अब उद्धव ठाकरे के सामने विकल्प क्या है, उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए? ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।